24% ब्याज भर रहा हूं मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तू क्लियर नहीं कर पाया, आईआईटी तू क्या खाक करेगा? Another horrific incident that's been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student has died by suicide. भरत कुमार धौलपुर राजस्थान का रहने वाला एक 20 साल का स्टूडेंट अपने नीट की प्रिपरेशन करने कोटा आता है। Been residing in the hostel located in Kota for the last 1 year. पिछले 1 साल से वो कोटा में रहकर नीट की पढ़ाई कर रहा होता है। भरत अब तक नीट की 2 अटेम्प्ट्स दे चुका था और 5 मई 2024 को वो अपना तीसरा अटेम्प्ट देने वाला होता है। भरत अपने निफ्यू रोहित के साथ एक ही हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहा होता है। 30 अप्रैल 2024 लगभग 10:30 बजे सुबह रोहित हेयर कट करवाने बाहर जाता है। जब 11:15 में रोहित हॉस्टल वापस आता है तो उसे रूम अंदर से लॉक दिखता है। वो लगातार डोर नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। घबराकर रोहित विंडो की तरफ भागता है। जब वो विंडो से अंदर देखने की कोशिश करता है तो उसे भरत पंखे से लटका हुआ दिखता है। 10:30 बजे करीब उसने कहा तो मैं लेट कटिंग करवाया था, तो कटिंग करवाने चला गया और इसने पीछे से बंदा कमरे में लगा। वो भरत जो पिछले 361 डेज पढ़ाई कर रहा था एक ऐसे एग्जाम के लिए जो अगले 5 दिन बाद ही होने वाली थी, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है और एक छोटे से पेपर में अपना आखिरी मैसेज छोड़ जाता है। आई एम सॉरी पापा, मैं इस साल भी नहीं कर पाया। अभिषेक मंडल बिहार के भागलपुर में रहने वाला एक 16 साल का स्टूडेंट अपने सपने लेकर कोटा आता है जेईई एग्जाम की तैयारी करने के लिए। वो कोटा में अपने घर अपने परिवार से दूर रहकर पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहा होता है। एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं और वो अपने पापा को कॉल करके कहता है, पापा 8 मार्च से छुट्टी है, 9 तारीख की टिकट कटा ली है मैंने, मैं घर वापिस आ रहा हूँ। पर जब 8 मार्च सुबह होती है तो उसके रूम से कुछ बदबू आता है। हॉस्टल वाले जब दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर 16 साल का अभिषेक जमीन पर पड़ा मिलता है। तो इतने बोला कि पापा टिकट बना हुआ 9 तारीख को घर जा रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत भी है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी था इसके पास। साल 2015 से लेकर 2024 के दौरान टोटल 124 स्टूडेंट्स ने कोटा में हिट किया है और अगर इस साल देखें तो जनवरी से लेकर अब तक 9 स्टूडेंट्स ऑलरेडी साइड कर चुके हैं। For how long can we let this happen? How many more will it take for the rat race to really end? इस साल टोटल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स थे 55,648 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल नीट एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वो थे 25 लाख। वहीं इस साल आईआईटी में टोटल सीट्स थे 17,385 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल जेईई एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था वो थे 12,21,624 और इस 30-35 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपना घर अपना परिवार छोड़कर कोटा जाते हैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। कोटा की पहचान हो गई कि कोटा भेज दो बच्चे का आईआईटी या नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि कोटा के कितने बच्चे जो आ रहे हैं उनमें से कितने % बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। वो कोटा जो 1980s में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था, हजारों लोग कोटा में बेरोजगार भटक रहे थे। आज उसी कोटा में लाखों गरीब माँ बाप अपने घर गिरवी रखकर अपने जमीन बेचकर बैंक से लोन लेकर देश के कोने कोने से अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। को जानकर हैरानी होगी कि जो कोटा 1980s में फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था, आज वो कोटा 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री से। कि हमारी सबकी गाड़ियों में तेल और हमारे पेट में खाना, ये बच्चे जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं 90% ऑफ द कोटा में उन्हीं की वजह से आ रहा है। जो कोटा कभी बच्चों के आईआईटी एंड मेडिकल फील्ड में जाने के सपने को पूरा करने के लिए जाना जाता था, आज वो कोटा एक फैक्ट्री बन चुका है। The Indian city of Kota is again making headlines. Another student has tragically lost her life to exam stress, and this marks the second suicide this January. ऐसा हो गया कि आईआईटी बन गया, खुदा बन गया दिल्ली में। एक बार आईआईटीएन बन गए तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी।
इससे पहले कि हम कुछ और समझे, हमें ये समझना होगा कि हजारों करियर ऑप्शंस होने के बावजूद ये जेई और नीट का इतना ज्यादा ऑब्सेशन कैसे हो गया। तो एक तरफ है ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ है लिमिटेड कॉलेजेस। अब इन कॉलेजेस में वही जा पाएंगे जो ये प्रूव कर पाएंगे कि यस आई एम कैपेबल। एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए वो स्टूडेंट्स जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए उन्हें जेई देना होगा, और वो स्टूडेंट्स जिन्हें मेडिकल कॉलेज चाहिए उन्हें नीट देना होगा। सिंपल राइट? नहीं। लुक, हमारे देश में कुल 55,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए हर साल सिर्फ 55,000 लोगों को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। आप सोच रहे होंगे सही तो है, जो कैपेबल होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस 55,000 सीट्स के लिए अप्लाई किया है 2024 में? 25 लाख स्टूडेंट्स, यानी सक्सेस प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% का है। क्या लगता है आपको बाकी के 24,45,000 स्टूडेंट्स में कोई भी कैपेबल नहीं है? इसी तरह देयर आर टोटल 17,385 सीट्स फॉर IITs, जिसके लिए 11,80,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इस साल। यानी सिर्फ 1.47% स्टूडेंट्स को ही IITs मिल पाएगा और कुछ को NITs मिल जाएगा। क्या लगता है आपको बाकी के 11 लाख स्टूडेंट्स बेकार हैं? उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है? मेहनत तो सब मतलब बिल्कुल सेम ही कर रहे हैं, बस वही है लास्ट टाइम में किसी का मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो थोड़े क्वेश्चन वगैरह गलत हो जाते हैं, लेकिन 600 तक और 550 से जो ऊपर ला रहा है और जो 700 तक ला रहा है, सबकी मेहनत बराबर ही है। क्वेश्चन ये है कि इन सबको जानने के बावजूद ऐसा क्या है कि हमारे देश में आज टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सारे के सारे इस जेई एंड नीट एग्जाम के पीछे पागल हो रखे हैं? क्या इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स सबसे ज्यादा मनी अर्न करते हैं? नहीं। वो जो चीज हम देखते हैं कि द रिच डॉक्टर, वो फेज में जाते हुए आपका जो ये यूथ है वो निकल जाएगा, लाइक यू विल बी 35-40, जिसमें आप एकदम उस फेज में जाओगे। क्या इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स को ही सिर्फ रिस्पेक्ट मिलता है? नहीं। क्या इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बनने के बाद लाइफ एकदम आसान हो जाती है? नहीं। तो फिर इतने सारे लोगों के अंदर इतना क्रेज क्यों है इन दोनों करियर्स का कि लोग अपने बच्चों के जान तक को दांव पर लगा दे रहे हैं? वेल, इस चीज को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ह्यूमन बींग्स हमेशा सर्टेनिटी के पीछे भागता है। ये मैटर नहीं करता है कि सक्सेस रेट कितना है, फेलियर रेट कितना है, हमें बस एक क्लियर पाथ चाहिए होता है। एंड अगर आप इन एग्जाम्स को देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एक क्लियर पाथ है जो ऑलरेडी ड्रॉ किया जा चुका है। आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आप साइंस लोगे, आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आप जेई या फिर नीट का एग्जाम दोगे एंड एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन कराओगे एंड बूम, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, 10th में मार्क्स जिनके ज्यादा होते हैं लाइक 90-80% होते हैं, तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कहीं ना कहीं ये डॉक्टर मतलब फ्यूचर में अच्छा करेगा, तो साइंस दिलवाते हैं। और साइंस में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो PCB ले या तो वो PCM ले। तो 2 ऑप्शन के बिहाफ पे बच्चा या तो नीट में जाता है या तो IIT में जाता है। मतलब पूरा पाथ ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, और हमारे दिमाग को यही तो चाहिए। दूसरी चीज है स्टेटस। ह्यूमन बींग्स हमेशा स्टेटस के रेस में भागता आ रहा है और आगे भी भागता रहेगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि यही वो चीज है जो हमें अंदर से मोटिवेट करता है कि हम लाइफ में कुछ बड़ा करें। सो अगर आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक श्योर, शॉर्ट एंड प्रूवन रास्ता है अपने सोसाइटी में खुद का स्टेटस बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोचिंग से लेकर मीडिया तक हर कोई इस चीज को इतना ग्लैमराइज करके दिखाती है कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये अच्छे मार्क्स लाना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर देना एक स्टेटस का सिंबल बन जाता है। सोसाइटी ने इस तरीके से माहौल बना रखा है ना कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी। कुछ लोग परसेंट बंदे होते हैं या पीपल होते हैं, मतलब स्टूडेंट होते हैं 100-2% या 3% मान लो, जो अपने इंटरनली करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, नेशन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अदरवाइज जितने भी है सब एक भीड़ का हिस्सा है। और तीसरी चीज है स्कैर्सिटी। इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज के पीछे पागल रहता है जो चीज उसको इजीली नहीं मिल पाए, और क्योंकि इन एग्जाम्स को क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1.5 to 2% के आसपास है, सो ऑटोमेटिकली हम सब ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। पर ठीक तो है सब, इसमें क्या गलत है? हर कोई चाहता है कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमाया जाए, अपने लाइफ को इंप्रूव किया जाए, करेक्ट? पर कैसा हो अगर यही ऑब्सेशन एक 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए? कैसा हो अगर यही ऑब्सेशन एक ऐसे रेस में कन्वर्ट हो जाए जहां पे लोग बिना कोई रिसर्च किए, बिना अपने बच्चे के कैपेबिलिटी को देखे, बिना अपने बच्चे के मर्जी के अपना घर बेच दे, अपना जमीन गिरवी रख दे, बैंक से लोन ले ले, अपने लाइफ का सब कुछ दांव पर लगाकर इस रेस में भागने लगे? कैसा हो अगर यही ऑब्सेशन एक ऐसे रेस में कन्वर्ट हो जाए जहां इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर आ जाए कि लोग अपने लाइफ को गिव अप कर दे?
1980s का वक्त था। उस वक्त कोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज बंद होने लगे और कोटा में फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगा। वीके बंसल एक इंजीनियर थे जो जेके सिंथेटिक नाम की कंपनी में जॉब किया करते थे। उन्हें एक मेजर हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है, जिसके कारण वो अब कभी भी चल फिर नहीं सकते थे और उन्हें अपना पूरा लाइफ व्हील चेयर पे ही गुजारना होगा। वो बहुत कोशिश करते हैं कि इस डिजीज को ट्रीट किया जा सके, यहाँ तक कि वो यूएस एंड यूके के डॉक्टर्स तक को कंसल्ट करते हैं, बट अफसोस हर एक का सेम ही जवाब था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। I had muscular dystrophy, which is not curable, and maybe he said that you may survive only up to 10-15 years, and thereafter you may have to live on wheelchair. According to him, यूएसए के डॉक्टर ने उन्हें एक लेटर लिखा था और उनमें वो टोटल 10 अलग अलग करियर ऑप्शंस उन्हें सजेस्ट करते हैं, जिनमें ज्यादा मूवमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। और उनमें से एक करियर ऑप्शन होता है कि आप अपने घर पे ही रहकर बच्चों को पढ़ाएं। वीके बंसल एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और उनका मैथ बहुत ही स्ट्रांग था और काफी पसंदीदा सब्जेक्ट था। तो वो अपने पड़ोस के ही एक लड़के को मैथ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। विद इन 3 मंथ्स उस बच्चे का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है और अब वीके बंसल सर का उनके लोकेलिटी में काफी नाम हो जाता है कि वीके बंसल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर वो कुछ बच्चों को आईआईटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1989 में उनका एक स्टूडेंट जेईई में टॉप रैंक ले आता है और फिर 1990 में 3 स्टूडेंट्स टॉप रैंक ले आते हैं और इसी के साथ साल 1991 में वीके बंसल सर कोटा का सबसे पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, बंसल क्लासेस। अब बंसल सर की चर्चा सिर्फ कोटा में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में होने लगी थी। इंडिया तो छोड़िए, बाकी कंट्रीज में भी उनको लोग जानने लगे थे। जो क्लास बंसल सर ने एक बच्चे से शुरू किया था, अब वहाँ बच्चों का भीड़ लगना शुरू हो जाता है। बच्चे देश के अलग अलग कोने से कोटा आकर बंसल सर से पढ़ना चाहते थे। जो कोटा एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, अब वो बंसल सर के कारण लाइमलाइट में आना शुरू हो जाता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। बंसल सर अपने कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया करते थे, जिससे वो बच्चे का कैपेबिलिटी चेक कर पाते थे कि क्या वो इस एग्जाम के कैपेबल है भी या नहीं। पर उसी समय देश के बाकी कोचिंग प्लेयर्स को कोटा में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रहा था और अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना एक एक ब्रांच कोटा में भी खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ जाता है कि इनका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है कोटा में, क्योंकि पूरे देश से जो लोग वहाँ पढ़ने आ रहे थे वो बंसल सर के पॉपुलैरिटी के कारण आ रहे थे। वो बंसल सर से पढ़ना चाहते थे। तो ऐसे में ये जो ब्रांचेस वहाँ ओपन हुआ था, इनको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा था और अब एक बहुत ही गंदा खेल कोटा में शुरू हो जाता है। लुक, सबको समझ आ चुका था कि एक्चुअल हीरो अगर कोटा का कोई है तो वो कोई बड़ा कोचिंग या कोई बड़ा बिल्डिंग या कोई लग्जरियस हॉस्टल नहीं है, बल्कि अगर कोई असली हीरो है कोटा का तो वो है टीचर्स। और अब टीचर्स के कोचिंग का खेल शुरू हो जाता है। जो भी टॉप टीचर्स होते हैं उनको सारे कोचिंग्स अपने कोचिंग में लाने के लिए मुंह बोला अमाउंट देने के लिए तैयार थे। साल 2011 से 12 के दौरान एक कोचिंग ने तो बंसल क्लासेस के टॉप 25 टीचर्स को मुंह बोला अमाउंट देकर अपने कोचिंग में ले आते हैं। अब क्योंकि टीचर्स किसी और कोचिंग में चले गए थे तो सारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे उन्हीं कोचिंग्स में चले जाते हैं। तो जो कोटा बच्चों का हेल्प करके उनका जेईई का एग्जाम निकलवाने के लिए फेमस बन चुका था, अब वो कोटा एक रूथलेस बिजनेस इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। टीचर्स को करोड़ों रुपए देकर खरीदने से लेकर टॉपर्स को खरीदने तक, एक ही टॉपर्स को अलग अलग कोचिंग सेंटर्स अपने अपने बैनर में प्रिंट करवा के हर कोई ये बोल रहे हैं कि ये तो मेरे यहाँ से ही पढ़ के टॉप किया था। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हम तुम्हारा बैनर मतलब लगा सकते हैं, AIR1 वाला, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। बड़े बड़े होल्डिंग्स, लग्जरियस हॉस्टल्स, टीचर्स BMW से पढ़ाने के लिए आ रहे हैं ताकि उनका एक स्टेटस मेंटेन रह सके कि ये बड़े टीचर्स हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये इमेज बन सके कि अगर IIT हो गया तुम्हारा तो तुम भी BMW में घूमोगे, अगर नीट निकल गया तुम्हारा तो तुम भी लग्जरियस लाइफ जियोगे। आप यकीन नहीं करोगे, अब कोचिंग सेंटर्स इवन कॉलेज कैंपस से भी बड़ा हो चुका है। टीचर्स के ऊपर प्रेशर है कि टॉपर्स इसी कोचिंग सेंटर से निकलना चाहिए वरना उनका जॉब खतरे में आ जाएगा। स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि भाई किसी तरीके से निकालना पड़ेगा वरना लाइफ में मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। कोटा में ना कुछ एक्सट्रीम कल्चर्स है, मतलब या तो जो पढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा, मतलब जो टॉक्सिक कंपटीशन होता है ना, वो टॉक्सिक कंपटीशन में जाके पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं वैसे पढ़ रहे हैं। मतलब कोटा में रह के एक बैलेंस्ड लाइफ रखना कि हमें हेल्दी वे में पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ सही है, दैट इज अ वेरी हार्ड थिंग आई थिंक।
जो कोटा स्टार्ट हुआ था एक स्टूडेंट के बैच से, आज वो कोटा देश के 2 लाख स्टूडेंट्स का हब बन चुका है। जो कोटा 1980s में फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा था, आज वो कोटा बस 40 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग बिजनेस से। और इन सब के बीच जो कोटा स्टूडेंट्स के ड्रीम को पूरा कर रहा था, आज वही कोटा देश में स्टूडेंट्स का हब बन चुका है। आज हमारे देश में जेई और नीट मानो एक लॉटरी टिकट बन चुका है। ऐसा हो गया कि IIT बन गया तो खुदा बन गया देश का। लोगों को लगने लगा है कि बस किसी तरीके से ये लॉटरी टिकट जीत जाए, उसके बाद पूरा लाइफ आसान हो जाएगा। और पता है, जब कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो सबसे पहले कौन भीड़ लगाता है? एक मिडिल क्लास इंसान, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। और ऐसे में उसे जब कोई एक उम्मीद दिखता है कि हाँ, इससे मेरा लाइफ बदल सकता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में उनकी उम्मीद पर मुहर तब लग जाता है जब उसे मीडिया में या न्यूज चैनल्स में या न्यूज पेपर्स में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक बहुत ही गरीब लड़के ने इस एग्जाम को क्लियर करके अपना पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया और आज फॉरेन कंट्री में वो लाखों में कमा रहा है। और उनके दिल में एक उम्मीद जाग जाता है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही कुछ करेगा, मेरी बेटी भी मुझे इस गरीबी से बाहर निकालेगी। और फिर वो इस लॉटरी को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाखों पेरेंट्स अपने घर को गिरवी रख दे रहे हैं, तो कई पेरेंट्स अपना खेत बेच दे रहे हैं। एक मेरा दोस्त था, मतलब कोचिंग में, उसके पेरेंट्स ने खेत गिरवी रख के भेजा था, तो वो बता रहा था मैं अपने पेरेंट्स को भी कैसे बताऊं कि मतलब यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही और मेरा मन भी नहीं कर रहा। अब वो मतलब बहुत प्रेशर में था, क्योंकि एक तो उसके पेरेंट्स ने खेत रख के उसको भेजा था, ऊपर से उसको बैच भी अच्छा नहीं मिला था। वहीं कुछ पेरेंट्स बैंक से लोन ले रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि जिस लड़के के सक्सेस स्टोरी को देखकर उनके दिल में एक उम्मीद जगा है, उस लड़के के सक्सेस स्टोरी के पीछे 24,50,000 ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने काफी मेहनत किया था पर वो फेल हो गए और आज उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। या तो वो किसी बंद कमरे में बैठकर रो रहे होंगे, या तो फिर कहीं अकेले बैठकर वो खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा लूजर माने बैठे होंगे, खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हैं और ना जाने मन में कैसे कैसे ख्याल ला रहे हैं। मेरे दोस्त के भाई कोटा में जो थे, कुछ दिनों से बात हुई थी, वो कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेट थे ना कि वो सही में लिटरली जमीन बेचे आ रखे थे वो पापा की। ऐसा कह रहे थे कि यार इस बार नहीं हुआ ना तो जमीन भी जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा, करना है, बस दिन भर पढ़ाई करते थे। और एंड ऑफ द डे उनका हुआ नहीं, और पता नहीं उनसे फिर मेरी बात भी नहीं हुई कि क्या हुआ। पर इन सब से अनजान एक पेरेंट अपने बच्चे को इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के पीछे लगा देते हैं, फिर उनके बच्चे का कोई और पैशन ही क्यों ना हो। कोई पेरेंट ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि 98% चांस है कि मेरा बच्चा फेल हो जाएगा। उनका ध्यान होता है बस उस 2% पे, और सबको यही लगता है कि मेरा बच्चा इसी 2% के अंदर आएगा। अब जब एग्जाम्स की तैयारी करवा ही रहे हैं तो क्यों ना सबसे बेस्ट जगह से करवाया जाए। तो वो अपने बच्चे का सामान बांधते हैं और पहुंच जाते हैं इस देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा। कोटा में पहुंचकर वो अपने बच्चे का किसी बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देते हैं और उन्हें ये बोला जाता है कि अरे घबराइए मत, आपका बच्चा आराम से निकाल लेगा। वैसे भी लास्ट ईयर के टॉपर्स हमारे कोचिंग से ही तो निकले थे। कोचिंग वाले आपको ये तो बोलते हैं कि हाँ बहुत कोचिंग में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तो आप ये पैसा दो, ये तो करेगा ही। देखिए ऐसे फोटोज दिखाया जाता है कि देखिए ये हमारे इतना अच्छा रैंक लाए, हमारे से पढ़ के अभी एम्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को वो दिखाया जाता है। लेकिन हर कोचिंग में ऐसे बच्चे भी तो होते हैं जिन्होंने कोशिश करने के बाद भी उनका नहीं निकला है। तो पेरेंट्स को जब वो लोग बहुत, मुझे लगता है कि इसे फॉल्स होप्स देते हैं, तो वो एक अनड्यू प्रेशर बनाता है पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट दोनों के ऊपर। और पेरेंट्स को तो हमेशा अपने बच्चों पे ही लगता है कि हाँ मेरा बच्चा तो कर ही लेगा, अगर इतने बच्चे कर रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों नहीं करेगा, वो तो कर ही लेगा। ऐसे में उस पेरेंट का उम्मीद अब एक यकीन में बदल चुका होता है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल अब निकाल ही लेगा। लेकिन इन सब के दौरान उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये कोई रियलाइज करता है? आपका ये लोन लेना, जमीन बेच देना, घर गिरवी रख देना और आपके मन में ये पक्का यकीन हो जाना कि मेरा बच्चा तो हर हाल में निकाल ही लेगा, और आपका ये बात एक्सेप्ट ना करना कि हो सकता है मेरा बच्चा उस 98% का हिस्सा बन जाए, ये सब एक स्टूडेंट के दिमाग में कितना मेंटल प्रेशर डालता है आप सोच भी नहीं सकते हो। अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के बाद पेरेंट उन्हें बेस्ट ऑफ लक कह के अपने घर वापस चले आते हैं। अब कोटा में वो अपना लाइफ शुरू करता है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसे कोचिंग्स में सब कुछ आराम से समझ आ रहा होता है, वो सारे जवाब दे पाता है, एवरीडे DPP सॉल्व कर रहा होता है, कोचिंग के टेस्ट में अच्छा मार्क्स ला रहा होता है। पर फिर सिलेबस थोड़ा रफ्तार पकड़ती है और बस 2-3 महीने में ही उसे पता भी नहीं चलता है और सिलेबस काफी आगे निकल चुका होता है। अब वो अपना डेली क्लासेस के साथ साथ बैकलॉग्स को भी पूरे करने का कोशिश करता है, बट पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी
बैकलॉग बढ़ता ही जाता है। अब कोचिंग के टेस्ट में उसका मार्क्स बहुत ही कम आ जाता है। जैसे ही खुद को वो इस सिचुएशन में पाता है, ना जाने कितने सारे सवाल उसके दिमाग में उठना शुरू हो जाते हैं। जब वो सुबह उठता है और अपने विंडो से बाहर देखता है तो उसे लाखों स्टूडेंट्स का भीड़ दिखता है और सबका मकसद एक ही होता है। तो जहाँ देखो बच्चे स्टूडेंट कंपटीशन कंपटीशन और कंपटीशन, एक ही चीज है लाइफ में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा लाइफ में तुम्हारा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। इस तरीके का माहौल है वहाँ। और इन सब को देखकर जब वो डिप्रेस होता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। अपने पेरेंट्स को वो कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये माने बैठे हैं कि मेरा बेटा का तो पक्का निकल जाएगा, और वो अपनी पूरी कमाई ऑलरेडी इसके पीछे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, और जो बैंक से लोन लिया था उसका EMI भी चल रहा होता है। अब वो बच्चा पढ़ाई के बारे में कम और अगर फेल हो गए तो क्या होगा इसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। अपने स्कूल में वो टॉप किया करता था, पर यहाँ आकर उसे पता चला कि यहाँ जो लाखों बच्चे आए हैं वो सब अपने अपने स्कूल के टॉपर्स हैं। धीरे धीरे एग्जाम का टाइम करीब आता जाता है। मम्मी पापा परिवार दोस्त हर कोई बस एक ही सवाल पूछता है कि और प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। खैर तुम तो अपने स्कूल के टॉपर रहे हो, आराम से निकाल लोगे, तुमसे कैसे नहीं होगा। पर ये सब बातों को सुनकर वो मन ही मन और ज्यादा घुटने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि किससे क्या कहें, कैसे कहें कि मेरा नहीं हो पाएगा, कैसे कहें कि मैं उस 2% का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, कैसे कहें कि मम्मी पापा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, आपने जो लोन लिया था, आपने जो घर गिरवी रखकर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है वो सब बर्बाद हो चुका है। कैसे कहे कि वो ये लॉटरी नहीं जीत पाएगा। और इन सब सवालों से उलझे हुए दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है, अगर सारे लोगों को जवाब नहीं देना है तो बस एक ही रास्ता है। तो क्या हमें डॉक्टर्स नहीं चाहिए? क्या हमें इंजीनियर्स नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए। इनफैक्ट हमें अभी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। आज हमारे देश में 10,000 लोगों पे सिर्फ 7 से 8 डॉक्टर्स ही अवेलेबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में हम लोग एकदम निचले पायदान पे आते हैं। इवन साउथ अफ्रीका, नेपाल, इराक जैसे देश भी हमसे ऊपर रैंक करते हैं। बट वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमें जितना भी शौक हो, बट हमारे सरकार के अंदर, हमारे गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो एक साल में 55,000 से ज्यादा मेडिकल सीट्स अवेलेबल करवा पाए। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास शायद और भी काम है जो इन स्टूडेंट्स के फ्यूचर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप खुद ही समझदार हो। तो ऐसे में स्टेप्स हमें ही लेना होगा क्योंकि बच्चे आपके हैं, ना तो गवर्नमेंट के हैं, ना ही किसी कोचिंग के हैं। तो सोल्यूशन क्या है? कैसे इन को रोका जा सकता है? कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि अब और मासूम बच्चों की जान इस तरह बर्बाद ना हो? मैं इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू 3 मैसेजेस देना चाहता हूँ। पहला पेरेंट्स के लिए है। प्लीज आप अपने आसपास किसी डॉक्टर्स को देखकर या किसी इंजीनियर को देखकर अपने मन में ये इरादा मत बना लें कि मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, इंजीनियर ही बनाऊंगा। क्योंकि आप जिस चीज को देखकर खुश हो रहे हो वो उस चीज का आउटकम है, पर आपने उसके पीछे का जर्नी नहीं देखा है। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या खुद स्टूडेंट अपनी मर्जी से ये फील्ड चुनना चाहता है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप उनका इस ड्रीम में अपना पूरा साथ दें। पर अगर स्टूडेंट का इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी या फिर आपके कोई दूर के रिश्तेदार एक डॉक्टर बन गया है और वो अपने लाइफ में बहुत ही सेटल हो चुका है, ऐसे में आप भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, ये गलत है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स विल लाइक जबरदस्ती का बस नीट अच्छा है, डॉक्टर बनना अच्छा है सोच के आप कर रहे हो तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। अगर इफ यू डोंट हैव लव फॉर दिस सब्जेक्ट देन इतने सालों तक उनको लेके जाना इज इजी। अगर किसी भी फील्ड में उनका पैशन है और वो उस फील्ड में जमकर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, देन आप वही इन्वेस्टमेंट उस फील्ड में करें। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट कहीं अच्छा देखने को मिलेगा। और इससे पहले कि आपका बच्चा इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना शुरू करे, ये फैक्ट स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स दोनों को एक्सेप्ट करना होगा कि नो मैटर जितना भी हार्डवर्क कर लिया जाए, इन एग्जाम्स में सक्सेस होने का सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास ही प्रोबेबिलिटी है। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका स्टूडेंट उस 98% के कैटेगरी में आ सकता है जो फेल हुआ है। अपने बच्चे से रेगुलर कांटेक्ट में रहें और मेक श्योर करें कि अगर आप उन्हें कहीं और पढ़ने के लिए भेज रहे हैं
तो आप उनके साथ हो। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि वो डिप्रेशन में है या वो उदास है, तो आप उनके साथ बैठकर 5-10 मिनट बात करें, क्योंकि एक इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को ही पता होता है कि उनके मन में कितने सारे ख्याल आ रहे होते हैं। 100 में से कम 70-80 का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट ही है वहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कोई नशे वशे में लग जाता है, डिप्रेशन में जाते हैं। समझाने वाला तो है नहीं वहाँ पे कोई। मेरा दूसरा मैसेज है टीचर्स के लिए। आज हमारे पास जो भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं और उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके करियर के बारे में। तो ऐसे में हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करें, जिससे कि वो अलग अलग करियर पाथ्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो और उसके बाद जाकर कोई एक पाथ चुने, ना कि उनके सामने 2 ऑप्शंस रख दें, जेई और नीट। जब बंसल सर ने पढ़ाना शुरू किया था तो वो स्टूडेंट्स का एडमिशन से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया करते थे, ताकि वो ये देख पाए कि क्या स्टूडेंट का IQ लेवल सच में उतना है कि वो इस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर पाए। पर आज पैसे कमाने के लिए हर एक बच्चे को मोटिवेट कर दिया जा रहा है कि तू आराम से कर लेगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे? तेरे 10th में तो अच्छे ही मार्क्स आए हैं, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तू आराम से कर लेगा। बच्चों को माइंड वॉश करते हैं और कुछ नहीं। मुझे तो यही लगता है, इस साल नहीं उस साल, अभी एग्जाम हुआ, अभी सभी कोचिंग का एक मोटिवेशन वीडियो आएगा, अरे कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, तुम बस तैयारी करो, ये करो वो करो। ये सब मेरे को मतलब ठीक नहीं है। ये तुम अपने ऊपर देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब उसके भी आप पे चलो, क्योंकि कोचिंग बस पैसे कमाने का एक जरिया है उनका। बट लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, हर कोई इस एग्जाम के लिए नहीं बना है। और तीसरा मैसेज है मेरा स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या हमारा जनरेशन इतना कमजोर हो गया है कि एक एग्जाम के लिए अब हम लोग अपना जान देने लगे हैं? इन सब चीजों को अगर पार कर लिए तभी तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाएंगे, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। अगर आज इस सिचुएशन से हार नहीं मानेंगे तो कल को कितने बड़े से बड़े सिचुएशन भी आ जाए, हम लोग आराम से उससे बाहर निकल जाएंगे और हम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे कि हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आपकी एज 16 होगी, 20 होगी, ज्यादा से ज्यादा 22 होगी। आपके सामने 50 साल आपका इंतजार कर रहा है और ये 50 साल वो सब कुछ लेकर बैठा है जिस चीज के लिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हो। शायद आज तक आपको ये बोला गया होगा कि 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। हुई क्या? नहीं ना। फिर आपको बोला गया होगा 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। हुई क्या? नहीं ना। इसी तरीके से अभी आपको बोला जा रहा है कि बस ये एग्जाम किसी तरीके से निकाल लो, लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। बट ट्रस्ट मी, लाइफ आपका किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आसान नहीं होगा। और हमारा प्राइमरी गोल ये होना भी नहीं चाहिए कि हम अपने लाइफ से सारे स्ट्रगल को रिमूव कर दें, क्योंकि बिलीव मी ये पॉसिबल नहीं है। एक सॉल्यूशन दूसरे प्रॉब्लम का जड़ होता है। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओगे और वो सॉल्यूशंस नए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। आज हमें एक बात अपने दिमाग में डालनी है कि हमारे लाइफ में स्ट्रगल हमेशा रहेगा और जिस दिन हमारे लाइफ से सारे स्ट्रगल खत्म हो गए उस दिन हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा। आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो पर्सन रिटायर हो चुका है, आप उसके साथ बैठो और उनसे पूछो कि अब तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, अब तो आप आराम से घर में बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, तो अब तो आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो गए। तो वो पर्सन आपको जवाब देगा कि नहीं, मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। पता ये चला कि लाइफ जीने में मजा तभी आएगा जब कोई चीज का कमी महसूस हो रहा हो और आप उस चीज को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। अब ऐसे में ध्यान ये रखना है कि वो स्ट्रगल आप खुद चुन रहे हो ताकि उस स्ट्रगल में आपको मजा आए। मैंने तो आज से 4 साल पहले अपना स्ट्रगल चुन लिया था और आज भी एवरीडे स्ट्रगल कर रहा हूँ। मजा भी आ रहा है, परेशान भी हो रहा हूँ, पर मुझे ये पता है कि ये स्ट्रगल मैंने खुद की मर्जी से चुना है, ना कि सोसाइटी के प्रेशर में आकर। और अब खुद के लिए स्ट्रगल चुनने की बारी आपकी है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। और लगभग पिछले 20-30 दिन से इस पे काम चल रहा था। ये मैं इस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था पिछले साल से। मैं पिछले साल ही अपने नोट्स बुक में और वीडियो आइडियाज़ में ये टॉपिक लिख रखा था कि इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर बात करना है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ और मैं खुद बच्चों को, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ पिछले 4 साल में। और ऐसे में कोई बच्चा अगर करता है तो बहुत बुरा लगता है। और गलती कहाँ है ये रिसर्च करने के बाद आपको मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट्री बना कर दिया है। और इसको शेयर आप ज़रूर करना, अपने पेरेंट्स को शेयर करना, अपने टीचर्स को शेयर करना, और जो भी बच्चे जो एस्पिरेंट है, जो एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, इन सब का उनको ज़रूर शेयर करना। उनको समझ में आएगा कि लाइफ सिर्फ इन एग्ज़ाम्स में ही फंस कर रहने का नहीं है, उनके पास अभी बहुत कुछ है। ये एग्ज़ाम्स को वो एज अ चैलेंज ले। दूसरी चीज़
कि थैंक यू सो मच पिछले डॉक्यूमेंट्री में इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा था वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों तक मैसेज पहुंचा है। कितने सारे डीएम्स आप लोगों ने सेंड किए हैं जिनको नहीं रिप्लाई कर पाया हूँ, आई एम रियली सॉरी। चाह कर भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ हर एक को। बहुत सारे लोगों ने आप में से मेल किया है, अप्रिशिएट किया है, बड़े बड़े क्रिएटर्स ने भी मुझे डीएम किया है, अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच इन सब के लिए। कुछ क्रिएटर्स ने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया है, थैंक यू सो मच। एक इन्फॉर्मेशन जो पिछले वीडियो से कुछ लोग गलत लेकर जा रहे हैं कि एजुकेशन खराब है, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है, तो एजुकेशन खराब नहीं है, एजुकेशन सिस्टम खराब है। एजुकेशन सिस्टम का जो मेंटालिटी है, जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि पढ़ो जॉब लेना है, पढ़ो जॉब लेना है, ये प्राइमरी गोल जो हमारा बना है, वो मेंटालिटी खराब है कि रट्टा मारो, मार्क्स लाओ, जॉब करो, ये मेंटालिटी खराब है। और वही चीज़ मैं उस वीडियो में पूरा समझाने का कोशिश कर रहा था, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग समझ गए हैं। एजुकेशन का मतलब हुआ कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो। मैं इस वीडियो एडिटिंग को जब सीखता हूँ तो वो मेरे लिए एजुकेशन है। जब मैं कंटेंट के लिए रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, वो मेरे लिए एजुकेशन है। तो एजुकेशन तो हर हाल में आपको मरते दम तक एजुकेशन लेते रहना है। जिस दिन आपने वो रोक दिया उस दिन आप समझो ग्रोथ आपका रुक जाएगा, तो वो हमेशा लेते रहना है। थैंक यू सो मच इस न्यू चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, @दी सकलैन खान, दी और नीचे एक डैश होगा, उसके बाद सकलैन खान। और हो सकता है मैं इंस्टाग्राम पे Q&A पोस्ट करूं, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी है, कैसे आप ऐसे एडिट किए, कैसे आपने एल्गोरिदम हैक कर लिया, कैसे एल्गोरिदम बीट कर लिया। तो इंस्टाग्राम पे मैं एक क्या बोलते हैं स्टोरी डालूंगा वहाँ पे Q&A के लिए, तो मेक श्योर आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। तो जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जो जवाब है ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकूँ, ताकि उन सवालों से कुछ सीख कर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप भी ग्रो कर सको। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।